हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन फॉर डिफरेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन कैसे हम लोग राइट करते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन, देखिए स्टूडेंट, हम ये कहते हैं कि लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन। अगर हम एक केमिकल रिएक्शन को कंसीडर करें कि ए रिएक्टेंट ए टू गिव प्रोडक्ट, कोई रिएक्टेंट ए है और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि सर R इक्वल टू के ए टू दी पावर एन, R इक्वल टू के ए टू दी पावर एन हो जाएगा। और अगर इसके लिए मैं कंसंट्रेशन के और टाइम के रिस्पेक्ट में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि सर R इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। तो देखो, रिएक्शन को, इस रिएक्शन के रेट को लिखने का मेरे पास दो तरीका है। एक रेट ला एक्सप्रेशन के बेसिस पे R इक्वल टू के ए टू दी पावर एन, और दूसरा तरीका क्या है, कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर मैं इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं रेट लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं माइनस डी ए अपॉन डी टी। तो अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, इक्वेट करूं, तो मैं कह सकता हूं कि सर माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा, के ए टू दी पावर एन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसको हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या करेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे। अगर हमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन लिखना है तो हम n की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखना है तो n की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के केस लेते हैं। जैसे हम केस नंबर 1, n इक्वल टू 0, अगर n इक्वल टू 0 है इट मीन्स दैट जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो हम कह सकते हैं ये क्या आ जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। तो अब क्या देख रहे हो कि अगर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो रिएक्शन का जो रेट है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर दो रिएक्शन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम कहते हैं कि दो रिएक्शन विच rate of reaction does not depend upon concentration of reactant called as zero order of reaction। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, तो रिएक्शन के रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ प्लॉट करके देखता हूँ। ठीक है, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूँ, ठीक है,
ठीक है, मैंने वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, डी ए अपान डी टी, मैंने रेट ले लिया, और एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, कंसंट्रेशन ले लिया। तो मैं क्या देख रहा हूँ, कंसंट्रेशन तो बढ़ रहा है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बट रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वहीं पे है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, तो हम कर सकते हैं कि एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल सरफेस, मेटल के सरफेस पे जो गैस है, गैस का एडजॉर्प्शन, यह किस किस टाइप के रिएक्शन के लिए आता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आता है। ठीक है, तो एग्जांपल एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर द मेटल सरफेस। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 on platinum surface, प्लेटिनम के सरफेस पे NO2 का क्या करना, डिकम्पोज होना। ठीक है, ये भी कैसा रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर N2 और प्लस क्या हो जाएगा, O2। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं रिएक्शन ऑफ एसीटोन विथ ब्रोमीन का एसीटोन के साथ रिएक्शन, यह भी आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आता है। फोर्थ हम बात कर सकते हैं H2 रिएक्ट विथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म HCl, ये भी आपका क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये सब क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स में क्या है कि जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ तो उस केस में इस रिएक्शन के जो रेट हैं वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन देखूं तो आपने क्या कहा, देखिए आपने क्या कहा, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होता है, के होता है। तो मैं ये कर रहा हूं कि अगर माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या है, के है, तो अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं और डी टी को मैं इधर लेते जाऊं तो मैं लिख सकता हूं कि इसको मैं ऐसे ले लूँ, के डी टी इक्वल टू माइनस के डी टी इक्वल टू डी ए, माइनस के डी टी इक्वल टू क्या हो गया, डी ए। मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और इधर क्या चला गया, माइनस, डी टी को मैंने इधर ले गया तो क्या हो गया, के डी टी। ठीक है, अब दोनों साइड को मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो मैं कहूँ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर के कांस्टेंट है, के को हमने बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टाइम जीरो है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए नॉट है। मैं अगर टाइम जीरो है, जीरो टाइम पे मैं कह रहा हूँ कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, ए नॉट है, और टाइम टी है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो गया, ए हो गया। ठीक है, मैंने लिमिट रख दिया। वी नो डैट, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि सर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इक्वल टू क्या होगा, टी होगा, 0 टू टी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू क्या होगा, ए नॉट टू ए। क्लियर है। अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो मैं इसको पहले लिख लूँ अगर, तो ए माइनस ए नॉट, ए अपर लिमिट ए माइनस ए नॉट इक्वल टू क्या होगा, माइनस के टी।
ए माइनस ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी, टी माइनस जीरो इक्वल टू टी होगा। तो ये हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ये क्या है आपका, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है। और ये क्या है, ये अगर मैं ये कर रहा हूं कि अगर n की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, अगर n की वैल्यू मैंने जीरो ले लिया तो माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू के, ये क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। ये आपका क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या है, इंटीग्रेटेड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। और ये आपका क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अब मैं इसके लिए अगर ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि सर a माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी है, तो इसको मैं अगर मैं y मान लूँ, इसको एम एक्स और इसको क्या मान लूँ, c, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। देखिए y एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, a ले लिया, y एक्सिस पे a ले लिया, ठीक है, y एक्सिस पे a ले लिया, और x एक्सिस पे क्या ले लिया, टाइम t ले लिया। और यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या मिल रहा है, तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, दिस इज द y एम एक्स सी। तो यहाँ पर c क्या है, इंटरसेप्ट है, वैल्यू कितनी है, ए नॉट पॉजिटिव है, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई, इंटरसेप्ट ए नॉट, ठीक है। और m क्या बताता है, m स्लोप बताता है, और यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या है, माइनस में है। इट मीन्स डैट कि यहाँ पर ये जो स्लोप आएगा किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। स्लोप जाएगा किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और स्लोप की वैल्यू क्या होगी, माइनस के होगी। स्लोप की वैल्यू क्या होगी, माइनस के होगी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में स्लोप की वैल्यू कितनी होती है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में स्लोप की वैल्यू क्या होती है, माइनस के होती है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे एक टर्म और हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, जिसको हम टी हाफ से या t 0.5 से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू भी क्या आती है, अलग अलग आती है। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ फ्रॉम इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। हम बोलते हैं कि सर द टाइम at which concentration of reactant become half from its initial concentration। हम क्या कहते हैं, वह टाइम जिस टाइम पे रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट है 4 मोलर है और 20 सेकेंड के बाद से उसका कंसंट्रेशन 4 मोलर से क्या हो गया, 2 मोलर हो गया। इट मीन्स डैट कि उस रिएक्टेंट का या उस रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम जो होगा उस रिएक्टेंट का वो कितना होगा, 2 सेकेंड। तो कोई भी वह टाइम जिस टाइम पे रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, उस टाइम को हम उस रिएक्शन का क्या बोलते हैं या उस रिएक्टेंट का क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टाइम 0 है, मैंने मान लिया कि अगर टाइम 0 है
ठीक है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, मैंने बोला रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए नॉट है। और टाइम क्या है, अगर टाइम टी हाफ है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या होगा, हाफ होगा, ए नॉट बाई 2 होगा। तो हम ये कहते हैं कि सर वी नो डैट ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये टी क्या है, टी हाफ है, अगर टी को टी हाफ ले लें तो ए जो होगा, ए क्या था, टाइम टी पे कंसंट्रेशन था, ठीक है ना। ए क्या था, ए आपका टाइम टी पे कंसंट्रेशन था, ठीक है। जब आपका टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन कितना था, ए नॉट, और जब टाइम टी है तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, ए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टाइम टी हाफ हो गया तो ए कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 माइनस ए नॉट, भाई इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट और टाइम टी, अगर टाइम टी जो है वो टी हाफ है, मतलब हाफ लाइफ टाइम है, तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, वह टाइम होता है जिसमें रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए नॉट बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए नॉट बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के टी हाफ, माइनस से माइनस कैंसिल, टी हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपान 2k, ए नॉट अपान 2k। और यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या होता है कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करोगे तो हाफ लाइफ टाइम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या करोगे आप, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप हाफ करोगे तो हाफ लाइफ टाइम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और मैंने ये कहा जैसे कुछ एग्जांपल्स, गैस का एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस, मेटल के सरफेस पे गैस का एडजॉर्ब होना, NO2 का प्लेटन के सरफेस पे डिकम्पोज कर जाना, एसीटोन का ब्रोमियम के साथ रिएक्शन करना, H2Cl2 का सनलाइट के प्रेजेंस में HCl का फॉर्मेशन करना, ये सब क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। अगर मैं बात करता हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या आता है, माइनस DA अपॉन DT, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या ले लिया, जीरो ले लिया, तो जब n का वैल्यू जीरो लगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, मतलब माइनस DA अपॉन DT इक्वल टू क्या आएगा, K आएगा। अगर मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है, मतलब इंटीग्रेट करता हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन ए नॉट है, टाइम t है तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, a। अगर इसको सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू क्या होता है, x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल टू t, इंटीग्रेशन ऑफ dA इक्वल टू a, और लिमिट रख देंगे कि अगर टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन ए नॉट, टाइम t है तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैंने क्या किया, a माइनस ए नॉट यहाँ रख दिया और माइनस के t माइनस 0 कितना हो गया, t। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड रेट लाइक इक्वेशन बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम ये कह रहा हूँ कि a माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, या हम कह सकता हूँ a इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। तो अगर मैं a को मान लेता हूँ y, ए नॉट क्या है c, और माइनस के टी क्या है mx। तो y एक्सिस पर क्या मैंने ले लिया a, और x एक्सिस पे क्या ले लिया t, और इंटरसेप्ट कितना आ रहा है a नॉट, और स्लोप कितना आ रहा है माइनस k। तो याद रखिएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो स्लोप आता है वह कितना आता है, माइनस k आता है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हाफ लाइफ टाइम की बात करते हैं
तो हम बोलते हैं कि द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ फ्रॉम इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ टाइम। तो मैंने कहा कि अगर टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन ए नॉट है, टाइम टी हाफ हो गया तो कंसंट्रेशन कितना हो गया ए नॉट बाई 2, और हम जानते हैं ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अगर टी को टी हाफ कहेंगे तो ए को क्या बोलेंगे ए नॉट बाई 2, और ए नॉट बाई 2 में से ए माइनस ए नॉट को माइनस करेंगे तो माइनस ए नॉट बाई 2 माइनस के टी हाफ माइनस माइनस कैंसिल टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के, या हम कह सकते हैं टी हाफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। मतलब अगर रेटिंग का कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो हाफ लाइफ टाइम भी क्या करेगा बढ़ेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसके बाद से हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लाइफ इक्वेशन देखेंगे, उससे रिलेटेड ग्राफ देखेंगे और हाफ लाइफ टाइम देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।